हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि इसमें जो है हम एसबीआई जूनियर एसोसिएट, जिसको हम लोग एसबीआई क्लर्क भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे कि जो एसबीआई क्लर्क की जॉब प्रोफाइल होती है, ठीक है, सैलरी होती है, जो भी पर्क्स होते हैं, फिर इसमें प्रमोशन या जो भी फ्यूचर है वो आगे क्या रहता है, और एसबीआई क्लर्क के बारे में हम ये भी जानेंगे कि ये आईबीपीएस पीओ या क्लर्क से कैसे बेहतर है। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, ये बेसिक सबको पता है कि जो एक क्लर्क का वर्क प्रोफाइल होता है वो जनरली बैंक में 10 से 4 का होता है। ठीक है, ये आपके वर्किंग आवर्स की बात हो गई, जो जनरल पब्लिक के लिए होती है। ठीक, लेकिन ये एम्प्लॉय की टाइमिंग होती है। आपको होता है, आपकी टाइमिंग होती है 9:45 टिल 4:45। 4:45 क्या, आप मैक्सिमम 5 पीएम ही मान के चलिए। मंडे टू फ्राइडे होता है, सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे। सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे जो होता है वो आपका ऑफ होता है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, जो आपका वर्क प्रोफाइल होता है वो कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, कि आपको यही काम करना है, या आपकी यही सीट फिक्स है, या आपको मतलब लोन का काम नहीं करना है, आप क्लर्क हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप जिस ब्रांच में पोस्टेड होते हैं, ठीक है, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, उस पे आपकी वर्क प्रोफाइल डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए आप कोई छोटी ब्रांच में जाते हैं, स्मॉल ब्रांच है, तो वहां पे क्या होता है कि मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 2 क्लर्क होते हैं। ठीक है, जिसमें से मेनली एक होता है वो कैश पे बंदा होता है, और एक जो होता है वो मिसलेनियस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कैश के अलावा बाकी सारा काम होता है। सारा काम मतलब अकाउंट ओपनिंग होता है, ठीक है, केवाईसी होगा, फिर एटीएम सर्विसेज होंगी, चेकबुक की सर्विसेज होंगी, फिर क्वेरीज भी होती हैं कस्टमर्स की, फिर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं बैंक्स के, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या हमारे डीमैट अकाउंट वगैरह हो गए, तो ये सब के बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये तो एक चीज हो गई कि मान लीजिए अगर आप किसी छोटी ब्रांच में जाते हैं, वहां पे क्या है। मान लीजिए आप किसी बड़ी ब्रांच में चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है वो 10 to 12 है। मान लीजिए वो स्केल 3 या 4 की ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली ऐसी ब्रांचेस में क्या होता है कि जो स्टाफ के नंबर ऑफ काउंट होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ के मेन ब्रांच में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पे जनरली स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है वो नियर अबाउट 20 to 25 स्टाफ है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा नंबर, इसके बाद भी बहुत सारी सीट्स हैं जहाँ पे स्टाफ की कमी लगती है। ठीक, तो एक चीज होगी, मान लीजिए आप स्केल 3 एंड अबव ब्रांचेस एंड अबव ब्रांच में पोस्टेड है, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कोई काम बढ़ गया या कोई स्पेशल काम आ गया। जैसे क्या होता है, कभी कभी बड़ी ब्रांचेस में ये टारगेट दे दिया गया कि अभी जैसे कोई टीचर की रिक्रूटमेंट हुई, या कोई जैसे पुलिस में कोई रिक्रूटमेंट हुई, तो ह्यूज नंबर ऑफ ज्वाइनिंग हो गई एक बार में। तो क्या हुआ कि वो एसबीआई को मिल गया कि आपको ये जितने बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है सबका अकाउंट ओपन करना है। तो आप समझ रहे हैं कि एक बार में आपको 100 से 200 या उससे ज्यादा भी अकाउंट्स ओपन करने हैं। ठीक है, अब क्या होगा, पहले से मान लीजिए अकाउंट ओपनिंग सेक्शन में 2 लोग पो, पोस्टेड है, कि 2 लोग ही अकाउंट ओपनिंग का काम करेंगे। अब आपको लगता है कि ये 100 से 200 अकाउंट 4 से 5 दिन में ओपन हो सकता है?
नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने जितने भी जो हमारे क्लर्क्स की स्ट्रेंथ है उस ब्रांच की, वहां से कुछ क्लर्क्स को उठाएंगे और उनको यहाँ पे डिपोर्ट करेंगे करेंगे ताकि ये इस काम में कुछ दिनों के लिए हेल्पिंग हैंड्स बन सके। ठीक है, फिर ऐसे ही मान लीजिए कभी कुछ लोन का काम हुआ, उसमें कुछ, जैसे मान लीजिए जो ऑफिसर है वो लोन प्रोसेस कर रहा है, लेकिन जिनका लोन पहले से चल रहा है उनकी कुछ क्वेरी है, उनकी कुछ इंक्वायरी है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक स्टाफ लोन में सफिशिएंट नहीं होता है, तो वो एक क्लर्क उनके अंडर में रहता है जो वो बाकी सारी चीजें देख पाता है, जैसे उनको स्टेटमेंट देना हुआ, उनकी क्वेरी रिजॉल्व करना हुआ, उनकी एसआई फेल्योर देखना हुआ, तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो वर्क मतलब मेरा ब्रांच में मेरा क्या रोल है वो मेरे ब्रांच में वो पे डिपेंड करेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमें ये काम, मतलब क्लर्क है तो लोन सेक्शन हमें देखना भी नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हमारे काम की चीज नहीं है। बैंक में आप है तो आपको सारा काम करना पड़ सकता है, इररिस्पेक्टिव कि आप क्लर्क हैं या ऑफिसर है। मतलब जो चीज आपकी पावर के बाहर है, खैर वो तो आपसे कोई नहीं बोलेगा, बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाती है बात ट्रांसफर और पोस्टिंग की। दूसरी जो सबसे बड़ी क्वेरी होती है ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की। ठीक है, तो देखिए इन जनरल अब तो देखिए क्लरिकल में ये चीज इंट्रोड्यूस हो गई है कि अब आपका जो सर्कल है, मतलब जो आपका स्टेट है, वो चेंज नहीं होगा थ्रू आउट क्लरिकल कैडर। मतलब आप मान लीजिए एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं लखनऊ सर्कल से, तो आप जब तक क्लर्क रहेंगे आप इसी सर्कल में रहेंगे, वो आपका चेंज नहीं होगा। ये पहली चीज हो गई। अब बात हो जाती है कि अगर आप एक सर्कल में हैं तो आप कितने दिन तक किसी ब्रांच में रह सकते हैं। देखिए इन जनरल, जनरल केस में अगर बात की जाए तो 4 से 5 साल आराम से एक बंदा या एक बंदी एक ब्रांच में पोस्टेड रहते हैं। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको 4 से 5 साल सर्वे करना है। ये भी हो सकता है कि आपकी 6 मंथ्स में ब्रांच चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपकी 6 ईयर्स में ब्रांच चेंज हो जाए। ठीक है, मान लीजिए आप जहाँ पे पोस्टेड है उसे किसी आसपास की ब्रांच में कोई रिक्वायरमेंट आ गई, तो आपको वहां भेजा जा सकता है। ये भी हो सकता है आपको डेपुटेशन पे भेज दिया जाए। डेपुटेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो होम ब्रांच है, मतलब जहाँ पे आप पोस्टेड है, पोस्टेड ब्रांच में ही आपका नाम रहेगा। आप कुछ दिनों के लिए दूसरी ब्रांच में जाएंगे जब तक वहां पे आपकी जरूरत है, फिर आप वापस एक टाइम के बाद यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग वैसे तो क्लरिकल में आप मतलब मान सकते हैं कि बहुत ठीक होती है, मतलब स्मूथ होती है। आपको एक बार पोस्ट हो गए तो बहुत आपको उथल पुथल नहीं होगी। आप जहाँ पे हैं आप वहां पे आराम से 4 से 5 साल मान के चलिए कि आपको काम करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके ट्रांसफर पोस्टिंग की बात। अब देखते हैं कि जो आपका एज अ बैंकिंग करियर, वो बैंक में रह के कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मान के चलिए यहाँ पे अगर हम आपके फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर इन बैंकिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आप क्लरिकल में ज्वाइन करके आप जीएम, डीजीएम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने के प्रमोशंस कितने अर्ली हुए हैं। आप जैसे आपकी प्रिपरेशन रहेगी, तैयारी रहेगी, आपके प्रमोशंस टाइमली होते रहेंगे, आप काफी ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रमोशन में सबसे पहला स्टेप आता है, जब आप क्लरिकल से पहली बार प्रमोट होते हैं तो दो चैनल आपके पास होते हैं, टीओ और जेएमजीएस, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 बोला जाता है इसको, इसको ट्रेनी ऑफिसर बोला जाता है। ठीक है, तो दो चैनल होते हैं। इसमें देखिए आप टीओ और जेएमजी के लिए दो कंडीशन में एलिजिबल हो सकते हैं। आप या तो आपने 6 साल की सर्विस सर्व कर ली एज अ क्लरिकल, या आप अगर उससे पहले चाहते हैं तो आपके पास जेआईबी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप 4 साल बाद एलिजिबल हो जाएंगे क्लरिकल कैडर के। और अगर आपके पास जेआईबी प्लस सीआईबी दोनों का सर्टिफिकेट है तो आप 3 साल बाद, मतलब आपने 3 साल एज अ क्लरिकल काम किया, उसके बाद आप जेएमजीएस और टीओ के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो वही है,
अब मान लीजिए आपको प्रमोशन जल्दी लेना है, आपको ऊपर की हायरार्की तक जाना है, तो अपना जीआईबी सीआईबी जल्दी क्लियर करेंगे, आप मेहनत करेंगे और आप जल्दी जल्दी अपना टाइमली जब भी आप प्रमोशंस के एलिजिबल होंगे, आप प्रमोशंस लेते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप की क्या रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद सेम जेएमजीएस 2, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4। फिर इसमें आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आती है कि अगर आप चाहते हैं कि ठीक है मैं इंडिया में तो सर्व कर ही रहा हूँ, जो एसबीआई की फॉरेन ब्रांचेस है, आप उसमें पोस्टिंग चाहते हैं, मतलब आप फॉरेन पोस्टिंग चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। आपको देखिए स्केल 3 तक यहाँ पे इंडिया में जॉब करना है, और मतलब स्केल 3 तक आपको टाइमली प्रमोट हो जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर बैंक एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसे हम बोलते हैं JAIBO, जे आई सॉरी जिसको हम बोलते हैं JIBO एग्जाम। ठीक है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करके क्या होता है, आपकी ओवरसीज पोस्टिंग होती है। और मतलब अगर आपके पास वैसी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग होती है एसबीआई की। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग, मतलब वर्क वाइज भी एंड वर्क वाइज भी, मतलब नई कंट्री, नया कल्चर, नया वर्क लाइफ, और ऊपर से यहाँ के जो सैलरी पर्क्स होते हैं वो भी आप एकदम खुश कर देने वाले होते हैं, इतना समझ जाइए। तो ये हो गया कि मतलब एसबीआई में ठीक है, अगर आप हैं, आपको ऊपर तक जाना है, आप हार्ड वर्किंग है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। बस ये है कि आपको अपना टाइम देना है। प्रेशर बहुत तो नहीं, लेकिन ठीक है, वो तो हर जॉब का अपना प्रेशर होता है। तो जॉब का जो प्रेशर होता है, जो मतलब कहा जाता है कि बहुत प्रेशर है, तो वो आपकी कैपेसिटी, आप जितना ऊपर जाएंगे या जितनी फैसिलिटीज आपको चाहिए, तो हर एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। तो ठीक है, आपको बेनिफिट्स चाहिए तो आपको उसके लिए कुछ तो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में बात आ जाती है आपका पे स्केल ज्वाइनिंग टाइम के बाद। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये जुलाई मंथ की सैलरी स्लिप है। ठीक है, जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट CSS। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपकी बेसिक पे स्टार्ट होती है वो होती है 26,000 से। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डीए, जैसे डीए अभी 19% का चल रहा है, ये हर क्वार्टर के बाद चेंज होता है। ठीक है, तो डीए मिल जाएगा वो 7,000। फिर एक एचआरए मिलेगा, आप जहाँ रह रहे उस पर ये डिपेंड करता है, तो 2800 एचआरए है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850 रुपीज, स्पेशल अलाउंस मिलता है 7,000, और स्पेशल पे न्यू है 1200। तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है 45,838। ठीक है, फिर इसमें देखिए डिडक्शन ये हो जाए, प्रोफेशनल टैक्स आपका 200, एक यूनियन बैंक यूनियन होता है उसकी मेंबरशिप के लिए 150 रुपीज, और ये एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 3,300। ठीक है, टोटल डिडक्शन हो जाएगा आपका 3,600, और इनहैंड सैलरी हो जाएगी आपकी 42,141। ये आप सोचिए, आप एकदम जब ज्वाइन कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी सैलरी है। ठीक है, फिर इसके बाद हर मंथ आपको एक 3 in 1 रिम्बर्समेंट होता है, और ये जो 3 in 1 होता है ये आपका एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। ठीक है, इस 3 in 1 में क्या होता है, आपको ट्रांसपोर्ट, इंटरटेनमेंट और न्यूज़पेपर, 3 चीजों के लिए पैसे मिलते हैं एवरी मंथ, जो अप्रोक्स 3,000 टू 3,500 होते हैं। ठीक है, तो वो आप इसमें एड ऑन और कर लीजिए, तो मान के चलिए 45,000। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद क्या होता है, एवरी ईयर आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा हर साल, जिस डेट पे जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उस डेट पे आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा बेसिक पे। ठीक है, तो उस पे भी आप कम से कम 1,500 मिनिमम ऐड हो जाएगी, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा आपकी सैलरी में। ठीक है, उसके बाद अगर आप JAIIB क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो आप जैसे ही क्लियर करेंगे उसी वक्त जब भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट जनरेट होगा,
उसी वक़्त आपके पास एक इंक्रीमेंट और आ जाएगा, ठीक है? फिर मान लीजिए आप उसके बाद सीआईबी क्लियर करते हैं, तो आपके पास एक साथ 2 इंक्रीमेंट और आ जाएँगे। आप समझ रहे हैं? मतलब आप जेएआईबी, सीआईबी क्लियर कर लेते हैं, तो आप आराम से ये जो 45,000 आपकी इन हैंड सैलरी बन रही है, इसमें 10 के और ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 55,000। और इसका जीआईबी और सीआईबी का इस चीज़ से बिल्कुल लेना-देना नहीं है कि मैं अभी फ्रेशर हूँ या मैं अभी ट्रेनी हूँ या जो भी है। आपने मान लीजिए जून में ज्वाइन किया बैंक, साल में देखिए 2 बार होता है जीआईबी सीआईबी, एक बार दिसंबर में होगा और एक बार जून जुलाई में होता है, ठीक है? तो मान लीजिए आपने अब जो दिसंबर आएगा आपने जीआईबी क्लियर कर लिया, पहले आपको जीआईबी क्लियर करना होता है, उसके बाद आप उसके बाद आपको उसके बाद आपको सीआईबी क्लियर करना होता है। तो मतलब आप समझिए कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, उससे मैक्सिमम 1 साल के बाद आपकी सैलरी इन हैंड 55,000 हो जाएगी एज़ अ क्लर्क, जो कि बहुत अच्छी पे स्केल है, एक डिसेंट पे स्केल है। अगर आप 50 प्लस अर्न कर रहे हैं आज के टाइम में 9 टू 5 की जॉब में अपने घर के पास रह के, तो ये अच्छी खासी सैलरी है। फिर उसके बाद हर साल आपका एक इंक्रीमेंट तो लगना ही है, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ साल में एक बार आपको एनुअल, हाँ, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपको जो एक 1 सेकंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं। साल में देखिए आपको एक एनुअल मेडिकल एड मिलेगी, जो अप्रॉक्स 2500 रुपीज़ होती है, ठीक है? उसके बाद आपको हर 2 साल के ब्लॉक, ठीक है? तो आपको हर 2 साल के ब्लॉक पे आपको एलएफसी, मतलब कहीं भी बाहर घूमने के लिए बैंक की तरफ से पैसे मिलेंगे, ठीक है? बैंक की तरफ से फंड मिलेंगे। और मान लीजिए जैसे आप वर्किंग हैं और आपके पेरेंट्स, मदर, फादर, ब्रदर, वो लोग डिपेंडेंट है, तो इनको भी ले आने ले जाने का खर्चा मिलता है आपको। मतलब जो लोग आप पे डिपेंडेंट है उन वो लोग का भी एलएफसी में पैसे मिलते हैं, ठीक है? फिर इसके अलावा देखिए एक फेस्टिवल एडवांस होता है, मतलब जो आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी है, मान लीजिए अभी आपकी 45,000 बन रही है, तो आप अगर फेस्टिवल एडवांस लेते हैं तो आपको एक ही बार में 45,000 रुपीज मिल जाएंगे, और ये हर मंथ, ये 10 मंथ्स के लिए होता है। अभी अगले 10 मंथ तक 4500 रुपीज आपकी सैलरी से डिडक्ट होंगे, और ये पैसा जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, मतलब इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है आपको, ठीक है? तो ये एक चीज हो गई। फिर इसके बाद एलएफसी हो गया, एनुअल मेडिकल एड हो गया। उसके बाद अगर आप कभी हॉस्पिटलाइज होते हैं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट इन दैट केस जो मेडिकल बेनिफिट है वो भी आपको मिलेगा इन द केस ऑफ एडमिशन, मतलब अगर आप एडमिट होते हैं या फिर आपके कोई भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है, ठीक है? डिपेंडेंट फैमिली मेंबर अगर आपका कोई भी, तो उसके भी अगर कोई बीमारी होती है, कोई मेडिकल एड की जरूरत होती है, तो बैंक आपको उसका भी रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है? फिर आपको 3 साल के ब्लॉक में एक बार, फिर देखिए और भी बहुत तरीके के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए स्पेक्स क्लेम, ठीक है? ये आपको 3 इयर्स के ब्लॉक पे एक बार 3,000 रुपीज का रिम्बर्समेंट होता है बैंक की तरफ से। फिर आपका एनुअल मेडिकल चेकअप के लिए होता है, फिर एनुअल आई चेकअप के लिए पैसे मिलते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बस सैलरी मत देखिए, आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपकी हर एक जरूरत के लिए, आपके वेलबींग के लिए बैंक विल बी देयर, ठीक है? तो ठीक है, मतलब अगर आप, और ये सब एज अ क्लर्क है, जब आप ऑफिसर हो जाएंगे तो आपकी सैलरी, आपकी रेपुटेशन, उसके साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे पर्क्स आपके ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है? तो ठीक है, अगर आप मान लीजिए एसबीआई में एज अ क्लर्क भी ज्वाइन करते हैं, तो ये कोई वो लॉस नहीं है आपके लिए। आप आराम से चाहे तो रह सकते हैं, 2 साल 3 साल में आप अपना जीआईबी सीआईबी क्लियर करिए। उसके बाद बाहर से एसबीआई पीओ क्लियर करने से फार बेटर है कि आप अंदर से टीओ जेएमजेएस के लिए अप्लाई करिए और 3 साल के अंदर आप प्रमोट हो जाइए, ना कि आप अभी एसबीआई क्लर्क को छोड़ दीजिए। मान लीजिए अभी आपने, आपका एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हुआ, आपने एसबीआई क्लर्क ड्रॉप कर दिया, ठीक है?
फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करी, फिर उसके नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करी, और बाकी जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और जो एसबीआई है, दोनों के मतलब वर्क कल्चर में भी डिफरेंस है और पे में भी डिफरेंस है, प्लस एक सोसाइटी में जो एसबीआई की रेपुटेशन है, जो ब्रांड वैल्यू है, उसमें भी डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई क्लर्क एक बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आपको बहुत आगे बहुत ऊपर जाना है तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ज्वाइन कर ले। बाकी एसबीआई पीओ का ऑप्शन है, और भी अगर आपको दूसरा बैंक ज्वाइन करे तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आरबीआई है, असिस्टेंट है, ग्रेड बी है, एलआईसी डबल एओ है, फिर सेबी ग्रेड ए है। तो ऑप्शंस तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में ये बात कर रही थी कि पर्टिकुलरली एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो मेरे हिसाब से एसबीआई क्लर्क एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी बच्चे विलिंग है या जिनका भी सिलेक्शन हो गया है और वो इस चीज को लेके थोड़ा डाउट में है, तो ठीक है, वो एक सेकेंड थॉट दे सकते हैं और अपने कलीग से, अपने फैमिली मेंबर से और भी सजेशंस ले सकते हैं। देन फिर वो डिसाइड करे तो वो ज्यादा बेटर होगा कि उनके पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, ना कि बस दूसरों की बातें या फिर दूसरों के ओपिनियन लेके कुछ कोई चीज डिसाइड कर लेना, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट सारे बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका सिलेक्शन हुआ है या जो भी है। ठीक है, बाकी लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल थोड़ा सा नया है, वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स फैमिलीज के ग्रुप में, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में बस इतना ही था।